हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस टाइम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? तो लेमडा क्या था? ये लेमडा वेवलेंथ है उस एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है जब वो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप करता है। जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जो एनर्जी रेडिएट करता है उसकी वेवलेंथ है। n1 n2 के लिए मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, एक टेबल बनाई थी। उस टेबल में हमने डिफरेंट सीरीज जो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए वो मैंने आपको नोट कराया था। दैट इज लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकट, पीफन एंड हम्फ्रे। उसमें हमने n1 की वैल्यूज सब सीरीज में बताई थी। The value of n1 is equal to 1 for Lyman series. The value of n1 is equal to 2 for Balmer series. The value of n1 is equal to 3 for Paschen series and continue. Clear? और सबके मैंने आपको रीजन भी बताया था कि कौन सी सीरीज किस रीजन में लाई करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज अनदर टॉपिक, न्यू टॉपिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी लोग ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे। Dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर है, मैटर के पास डुअल बिहेवियर है, दो तरह के नेचर है। कौन कौन से दो तरह के नेचर? एक हमारा पार्टिकल नेचर और एक हमारा वेव नेचर। ठीक है? अब पार्टिकल नेचर कैसे है वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, और वेव नेचर कैसे है वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और मैटर की बात यहाँ पे करी जा रही है, तो मैटर का मतलब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन से। So students, today I will explain the dual behavior, that is particle nature as well as wave nature of matter और electron। इलेक्ट्रॉन का कैसे वेव नेचर है और कैसे पार्टिकल नेचर है। क्लियर? बच्चों हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और मास होगा तो इनर्शिया होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है, चलता रहता है। वेलोसिटी उसके पास होती है। वेलोसिटी होगी तो उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव भी होगी। क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होगी। मास जो उसके पास है वो तो उसका पार्टिकल नेचर शो करता है। मास और इनर्शिया उसका क्या नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है, पर्टिकुलर वेलोसिटी से रन करता है, तो इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव भी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होती है? वेव होती है। उसको एक आगे एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसके पास वेव नेचर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर या इलेक्ट्रॉन इसके पास डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल नेचर भी है और क्या है? वेव नेचर भी है। ठीक है बच्चों? तो मैंने जो भी आपको बात बताई वो हम सेंटेंस के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। मैटर हैज मास, मैटर हैज मास एंड possesses inertia. Matter has mass and possesses inertia. But when a material object translates with a particular velocity, but when a material object translates with a particular velocity, then it also possesses a characteristics of wave. A characteristics
of wave. Okay students, matter has mass and possesses inertia. This is the property of particle nature. But when a material object translates with a particular velocity, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रांसलेट होता है, चलता है, मूव करता है, ट्रैवर्स करता है, देन इट आल्सो पजेस ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. इसके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मिस्टर लुईस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. तो हम लोग एक बार वो एक्सपेरिमेंट बच्चों देख लेते हैं. लुईस एक्सपेरिमेंट. लुईस एक्सपेरिमेंट. LAUE'S लुईस एक्सपेरिमेंट. लुईस एक्सपेरिमेंट. अब लुईस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये बच्चों हम लोग देखो एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे. मिस्टर लुईस ने क्या किया, एक यहां पे एल्युमिनियम फॉयल यूज किया, एल्युमिनियम फॉयल, और इसके जस्ट पीछे एक और फाइल यूज किया जिसका नाम था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद बच्चों इन्होंने यहां पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एक रे यहां से पास कराया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की रे, क्योंकि हमें स्टडी किसकी करनी थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में करनी थी. तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जब इन्होंने यहां से मूविंग कराया, एक रे यहां से मूव कराया, एल्युमिनियम फाइल को पास की. एल्युमिनियम फाइल को पास करने के बाद ये ऐसे पास हो गई, और पास होने के बाद यहां पे बहुत सारी रिंग बन गई. इनका नाम दिया गया डिफ्रैक्शन रिंग. डिफ्रैक्शन रिंग. और बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन रिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना ऑफ वेव. जहां पे डिफ्रैक्शन रिंग फॉर्म होती है वहां पे कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है. तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डिफ्रैक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. डिफ्रैक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. डिफ्रैक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है बच्चों. बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट मास है, पहले हमें पता लग गया. लुईस एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हो गया कि इसने डिफ्रैक्शन शो कर दिया. इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास डुअल बिहेवियर है. पार्टिकल नेचर है ड्यू टू मास एंड वेव नेचर है ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन. क्लियर. तो हम लोग यहां पे नोट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट मास, इलेक्ट्रॉन हैज definite mass and it shows the phenomena of
Electron has definite mass and it shows the phenomena of diffraction. It means electron has dual behavior. इलेक्ट्रॉन हैज डुअल बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा बिहेवियर है? डुअल बिहेवियर है। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन के पास डुअल बिहेवियर हो गया या हम डुअल नेचर कह सकते हैं, तो आपको याद होगा इसके पहले हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था और बोहर मॉडल ऑफ एटम में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब लिविस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तब बोहर ने भी अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इनका बोहर का स्टेटमेंट क्या हो गया? बोहर स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं कि बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस पार्ट है, न्यूक्लियस के अराउंड या कोई भी ऑर्बिट है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्यूशन है वो वेव जैसा है। और वेव जैसा कैसे है? जैसे बच्चों वेव ट्रेवल्स करती है, ये वेव जैसा इसका यहाँ पे मोशन है। कभी न्यूक्लियस से दूर होता है इलेक्ट्रॉन, कभी न्यूक्लियस से क्या होता है? पास होता है। कभी न्यूक्लियस से पास होता है और कभी न्यूक्लियस से क्या होता है? दूर होता है। ठीक, तो ये वेव्स है और वेव में पास के कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लेम्डा बोलते हैं, दैट इज वेवलेंथ। तो यहाँ पे मान लो बच्चों ये हमारी क्या है? लेम्डा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? लेम्डा है। यहां पे लिख लेंगे हम लोग लेम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ। मान लो बच्चों एक कंप्लीट ऑर्बिट में वेव्स फॉर्म हो रही हैं n, तो यहां पे हम लोग नोट कर लेंगे n क्या है? नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब किसी भी ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2 पाई r। क्या होती है? 2 पाई r। तो हम लोग यहां पे स्टूडेंट लिख देंगे 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। एक वेवलेंथ की डिस्टेंस क्या है? लेम्डा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? n into lambda। सिंस द वेवलेंथ ऑफ वन वेव इज lambda and the total number of waves m, therefore whole distance will be n lambda and n lambda will be equals to 2 pi r। n lambda is equals to 2 pi r। बोहर ने एक स्टेटमेंट बच्चों बताया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है। क्लियर? और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या बताया था बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला बताया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन which is a vector quantity L is equals to mvr is equals to nh upon 2 pi। ये फार्मूला बताया था। L is equals to mvr is equals to nh upon 2 pi। यहां से बच्चों r is equals to क्या हो जाएगा? nh upon 2 पाई m और भी यहां पे, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई m v। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट
अब बच्चों यहाँ पे हम एक बात कंसीडर करेंगे, व्हेन नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म, number of Bohr orbit is equals to number of waves formed in particular orbit, then if number of waves formed in an orbit is equal to the number of Bohr orbit. If number of waves formed in an orbit is equal to the number of Bohr orbit, number of Bohr orbit के equals to number of waves है, then अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था 2 pi r is equals to n into lambda. 2 pi at the place of r we can put nh upon 2 pi mv. nh 2 pi m v n lambda. बच्चों यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव्स है, n क्या है, नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट है, और हमने प्रिज्यूम कर लिया, हमने मान लिया है number of waves formed in an orbit is equals to number of Bohr orbit. Therefore n से n हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h अपॉन mv, हेंस लैम्डा इज इक्वल्स टू हेंस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी। लेम्डा का नाम है बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेम्डा इज इक्वल्स टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूविंग पार्टिकल, v velocity of electron और पार्टिकल, ठीक है बच्चों। m इंटू v की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, p। m इंटू वी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और लेम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। व्हाट इज p? p is equals to m into v and it is known as linear momentum of particle. Linear momentum of पार्टिकल। h बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, h क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट्स हैं, प्लेइंग कांस्टेंट and its value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule and second. The value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule into second. Okay student, अब हम लोग बच्चों इस फार्मूले में एक न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर। और प्रॉब्लम हमारी ये है, प्रॉब्लम व्हाट will be the wavelength of a particle, what will be the wavelength of a particle whose mass is 100 gram, whose mass is
100 ग्राम and traverse with 100 meter per second. What will be the wavelength of a particle whose mass is 100 gram and traverse with 100 meter per second? Okay student, now solution. बच्चों जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है बच्चों वो हम नोट कर देते हैं। जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है वो नोट कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन है, मास गिवन है 100 ग्राम, तो हम लोगों ने मास लिख दिया m इक्वल टू 100 ग्राम दैट इज 100 into 10⁻³ किलोग्राम। ऐसा ही यूनिट में हमें लिखना है। सीजीएस में लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑलरेडी 100 मीटर पर सेकंड है, सही है। वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड एंड वी हैव टू फाइंड लेम्डा। क्लियर? अभी मैंने बच्चों फार्मूला बताया था, अब आपको लेम्डा का वो फार्मूला यूज करना है जिसमें ये बाकी तीन चीजों से सॉल्व हो जाए लेम्डा। नाउ लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, h 6.6 into 10⁻34, m 100 into 10⁻³ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये अपना हो जाएगा 6.6 into 10⁻34 अपॉन यहाँ पे 1 2 3 4 0 का मतलब 10⁴ प्लस 10⁴ में से 10⁻³ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10⁻+1 बचेगा और 10⁻+1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−1 हो जाएगा। तो इनटू 10⁻−1 दैट इज 6.6 into 10⁻35 मीटर। वेवलेंथ की बच्चों जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो इस तरह बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मिस्टर डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ के बारे में बताया तो उन्होंने साथ में एक बात और बताई, और वो बात ये बताई कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा है, इट इज द सिग्निफिकेंट, इसकी जो सिग्निफिकेंट है, इसकी जो मीनिंग है वो उन पार्टिकल के लिए है जिन पार्टिकल का मास बहुत कम होता है और वेलोसिटी बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, मास कम हो और वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत ज्यादा है, मतलब माइक्रोस्कोपिक है और वेलोसिटी कम है, उनके लिए इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग नोट कर लेंगे फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विद लो वेलोसिटीज, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विथ लो वेलोसिटीज, for microscopic objects with low velocities, the value of lambda is insignificant. The value of lambda is insignificant. lambda की जो मीनिंग होती है बच्चों क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर? The value of lambda is significant. The value of lambda is significant for those particles which have low mass and traverse with velocity of light या सनलाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत कम है
लेकिन वेलोसिटी क्या है, जनरली सनलाइट के बराबर है, उनके लिए लेमडा का महत्व होता है, लेमडा का सिग्निफिकेंट होता है, और हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब एक यहाँ पे बच्चों एक्सपेरिमेंट और हम देखने जा रहे हैं, डेविसन एंड जर्मर्स मॉडिफिकेशन। अगला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है डेविसन एंड जर्मर्स मॉडिफिकेशन। डेविसन एंड जर्मर मॉडिफिकेशन। डेविसन एंड जर्मर मॉडिफिकेशन। एक तो लेमडा का फार्मूला डी ब्रॉगली ने बताया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम पी, और एक लेमडा का फार्मूला, लेमडा फाइंड करने का फार्मूला मिस्टर डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक फार्मूला और दिया। तो बच्चों चाहे हम लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से फाइंड कर ले फार्मूले से, या हम लोग जर्मर मॉडिफिकेशन से फाइंड कर ले। अब बच्चों इसमें देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। एक यहां पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दो प्लेट यहां पे लगाए इन्होंने, एक कैथोड थी और एक क्या थी, एनोड। इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उनको पता थी। अब यहां पे अगर इन दो प्लेटों के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर से किधर मूव करेगा, निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। अब जब निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा, तो मूव करने में वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा। और वर्क डन का इन्होंने क्या फार्मूला बताया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है उसका फार्मूला था चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चार्ज किस काम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जनरली स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और लास्ट में उसकी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था। V हम लोग यहां पे लिख देते हैं, V क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वैल्यू इनको पता थी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों हमें यह भी पता है, या मिस्टर जर्मन ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन का एक फार्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज E इनटू V। और एक दूसरा फार्मूला है कि अब ये जब चलेगा तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो कहने का मतलब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो EV को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, वर्क डन वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो स्टार्टिंग में जीरो था इसलिए काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो नहीं होगी, तो बाद की हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv² इज इक्वल्स टू E इनटू V। ठीक है स्टूडेंट, हाफ mv² इज इक्वल्स टू E इनटू V। यहां से mv² क्या हो जाएगा, 2eV। m से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब m से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय m इन बोथ साइड्स, दिस साइड विल बी m² v² and this side will be 2evm।
यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान में रखना है, ये स्मॉल v है वेलोसिटी और कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ टेकिंग रूट बोथ साइड्स, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, यहाँ पे हो जाएगा m v अंडर रूट 2 e v m इज इक्वल्स टू E और V क्या होता है, E इंटू V के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो 2m k, इसके प्लेस में हम लोगों ने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नाउ द ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv is equals to h upon, if velocity of particle is not given then we can use the velocity of light, therefore this formula will be h upon m into c is equals to h upon p, linear momentum, is equals to h upon, at the place of mv we can write under root 2 evm, under root 2 evm is equals to h upon under root, at the place of mv we can write under root 2 mk, 2 m and k. So dear students, with the help of this relation we can find anything about any particle whose mass is very low but travels with the velocity of light or near to the velocity of light. Clear student? यहाँ पे जो ये सिंबल आए हैं, एक बार हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंबल क्या क्या है यहाँ पे। M mass of particle, mass of particle, C speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, E charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, V पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट में आपको पुट करना है, EV, M हो गया, P लीनियर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? K काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल, हमें किस में लिखना है, जूल में लिखना है। एस हम सबको पता है, और मास ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आपको बच्चों किलोग्राम में यूज करना है। स्पीड ऑफ लाइट v पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे जो स्मॉल v आया है ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और किस में पुट करोगे, मीटर पर सेकेंड में। तो ये बच्चों एक कंप्लीट फार्मूला हो गया, और यहां से लेमडा जो आएगा लेमडा मीटर में आएगा वेवलेंथ। तो ये बच्चों एक कंप्लीट फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Dual nature of radiation, dual nature of radiation। जैसा कि बच्चों हेडिंग पढ़ी हुई थी इसके पहले,
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मैटर का तो हम लोगों ने डुअल बिहेवियर देख लिया, मैटर का पार्टिकल नेचर भी देख लिया और मैटर का वेव नेचर भी देख लिया। अब हम रेडिएशन के बारे में देखना चाहेंगे कि रेडिएशन का डुअल बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 रेडिएशन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक रेडिएशन एक वेव होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके पास शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेरेंस कॉमा डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसके पास इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है और क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्लियर। नंबर 2 वेव्स शो पार्टिकल बिहेवियर आल्सो। तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होता है जिसकी वजह से इसका कैसा नेचर है, वेव नेचर है। दूसरा वेव्स, यहां पे आप कैन यूज कर लो, वेव्स कैन आल्सो शो पार्टिकल बिहेवियर। वेव्स कैन आल्सो शो पार्टिकल बिहेवियर, वेव्स पार्टिकल बिहेवियर भी शो कर सकती है। तो वेव के पास पार्टिकल बिहेवियर भी है, वेव नेचर भी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन में भी हमारे पास डुअल बिहेवियर है, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद बच्चों हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना एनफ है, इसको आप सही से तैयार कर लेना। थैंक यू, वेरी गुड।